जब आप लोकल आईपीपीस और हुकूमती आईपीपीस के कैपेसिटी पेमेंट खत्म करेंगे तो फिर बैनुल अक़वामी जो कंपनियां उससे भी बात हो सकती है। जब आप उनके पास जाते हैं तो आपका क्या मुंह होता है कि आप बात करें कि आप हमारी कैपेसिटी पेमेंट कम कर दें या खत्म कर दें, जब आप खुद ही अपना काम नहीं कर रहे होते। फिर जो हमारा ये मुतालबा है, मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूं, उनको किसने रोका हुआ है, उनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, वो जरा बताएं सामने आकर। वो 1300 सीसी की गाड़ी में खुद क्यों नहीं बैठ सकते? कोई अगर उनके पास बीमारी का सर्टिफिकेट है, इसमें तो प्लेटलेट्स का मसला नहीं होता ना लियाकत साहब, 1300 सीसी में तो प्लेटलेट का मसला नहीं होता। और इसी तरह से उनको ये चाहिए कि वो कोई सर्टिफिकेट दे दें तो उनके लिए कोई अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल हालात हैं तो वजीर आजम या उनकी भतीजी वजीर आला या दीगर सूबों के वजीर आला और गवर्नर या आर्मी के आला अफसरान या जजेस या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हमें बताया जाए कि वो छोटी गाड़ियों में क्यों नहीं बैठ सकते। ये पाकिस्तानी कौम, उनकी बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल, उनके पेट्रोल का एवरेज और उनकी ये मराहत हम अपने बिलों में क्यों अदा करें? और पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम नहीं किया और अब वो वक्त गुजर रहा है, गुजर गया है। अगर ईरान चाहे तो वो जा सकता है इस वक्त बैनुल अक़वामी अदालत में और वो पेनल्टी भी बहुत भारी भरकम लेकर जाना चाहता है। वो तो जाहिर है हमारी उससे बातचीत चल रही है और इसके नतीजे में उसने, हमारा दोस्त मुल्क है तो अभी तक लिहाज किया हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन में वाज़े तौर पर आप खिलाफ वर्जी करें तो आपको बैनुल अक़वामी अदालत का कोई खौफ नहीं होता, आपको अरबों रुपए की पेनल्टी का कोई खौफ नहीं होता, अरबों डॉलर की पेनल्टी का। लेकिन मकामी बदमाशियां जो अगर एक पैदा हो गई है और उसके पैसे कम करने पड़ जाएं या उसके जो नाजायज पैसे वो खत्म करने पड़े तो आप कौम से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं कि ये मुआहदे हैं, इसकी हम खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जो मुआहदे ही गलत हो उसकी खिलाफ वर्जी का क्या सवाल पैदा होता है? इस पे उन्हें किसने रोका है? इस पे वो क्यों सियासत कर रहे हैं? इस पर वो क्यों कौम के सामने आकर अपनी मराहत कम करने का ऐलान नहीं करते? सारा बोझ जो है वो कौम के ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए अपनी मराहत कम कीजिए। और जिस तरह आपने परसों देखा था कि सनतकारों का एक वफद यहां पर आया था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जो हमारी टेक्सटाइल को, दीगर एक्सपोर्ट्स को, हमारी सनतों को इस वक्त जो इस पूरे अमल के नतीजे में जो बजट में आया है, गलत बयानियों से काम लिया गया है, जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको एड्रेस किया जाए। जो कि स्टेशनरी पे लगाए हैं इन्होंने, दूध पे लगाए हैं, चावल, चीनी, आटा, इन सब टैक्सेस को खत्म किया जाए। यह फूड सिक्योरिटी का मामला है और वजीर आजम साहब जरा सामने आकर जवाब दें और इस पर सियासत ना करें और ये बताएं कि जिस IMF की तस्वीर ये पढ़ते हैं, उसी IMF के जो लास्ट एग्रीमेंट है, जब ये बात कहता है तो आप उसकी खिलाफ वर्जी करके टैक्स लगा देते हैं। उसी IMF ने यह कहा हुआ है कि जागीरों पे टैक्स लगाएं। आप तनख्वाहदारों को मार रहे हैं लेकिन बड़े जागीरदारों को छोड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में बात पता चलती है कि आपका ये बजट ये धोखे पर मबनी है और आप कौम की आंखों में धूल झोंक कर ये बताना चाहते हैं कि मजबूरी में हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन अशराफिया की मराहत कम करने के लिए तैयार नहीं है, जागीरदारों पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, तनख्वाहदारों का स्लैब रिवाइज करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी गाड़ियां छोटी करने और अपना फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ये धरना यहां मौजूद है, पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और ये धरना तो अब पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान भी बन गया है, बल्कि इस धरने के शुरका को यह एहसास भी हासिल है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो उम्मत को चैलेंजेस दरपेश हैं, ये धरना यहां से एक मजबूत आवाज बुलंद करता है। आज भी इंशाअल्लाह असीरान फ़लस्तीन के हवाले से शहीद इस्माइल हनिया ने जो कुछ दिन पहले अपील की थी और 3 अगस्त के बारे में पूरी उम्मत से ये कहा था, पूरी बाज़मीर इंसानों से ये अपील की थी कि असीरान फ़लस्तीन का दिन मनाया जाए, तो आज इस धरने के शुरका इंशाअल्लाह शाम के वक्त में एक मार्च भी करते हुए, वॉक भी करते हुए असीरान फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती भी करेंगे। फिर वापस धरनागाह में पहुंचकर पूरे पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा भी लड़ेंगे। यह धरना अब एक तारीखी नौयत का धरना बन चुका है। इससे
फरार मुमकिन नहीं है वजीर आजम को कुछ भी बयान देते रहें, लेकिन उन्हें अब लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। माइक दे दे, माइक जी, कर लें सवाल अगर कोई। 9वां दिन है, ऐसे मुस्तैद बैठे हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कल एक जमात के 2 अफराद आपके पास आए, उनकी मिलने के साथ आपका धरना कामयाब होगा? और क्या हुकूमत सोई हुई है? आपका जो धरना है वो कब तक यहाँ से उठेगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा? कारकुनान के जो है वो बहुत उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, दीगर जमातों से नहीं। ठीक है, नहीं उम्मीदें, यकीनन आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि पूरी कौम की उम्मीदें अब इस धरने से वाबस्ता हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि यह धरना पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का धरना है, और इस धरने के स्टेज पर जो भी आवाम के रिलीफ के हवाले से और इस धरने के मुतालिबात की हिमायत करेगा वो यहाँ कर उसका ऐलान भी कर सकता है, आ भी सकता है। इस परचम के साए तले या तो यहाँ पर जमात या पाकिस्तान का परचम, अगस्त का महीना आ गया है और मैं मुंतज़मीन से कहूँगा कि पाकिस्तान के परचम भी अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर होने चाहिए। तो इसमें आएँ, बैठें, अरे खुशी होगी कि पाकिस्तान में हर बाज़मीर फ़र्द इस धरने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ है, तो ये आवाज़ और ताकतवर होगी। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है कि आपने कहा कि ये कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, तो मैंने आपसे कहा ना कि कराची में आज शदीद बारिश है और मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन अब ये धरना सिर्फ यहाँ का धरना नहीं रहा, कल गवर्नर, आज से ये गवर्नर हाउस सिंध का धरना है, और फिर मैं रात में देखता हूँ कि यहाँ से ऐलान करूँ कि कहाँ से ऐलान करूँ कि पेशावर का धरना कब से शुरू होगा और लाहौर का धरना कब से शुरू होगा। धरने वाले करते ही हैं। कौन सा चौक है यहाँ पर? जी जनाब, जनाब। सवाल मेरा ये है कि आपके 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं कमेटी के साथ, और हुकूमती कमेटी ने आपको क्या ब्रीफिंग दी? IPPs के हवाले से क्या कहा? बहुत कहा जा रहा था कि टेक्निकल कमेटी है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ करेगी, बहुत मजबूरियां हैं, हुकूमत जो है इस IPPs के मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसी हुकूमत की कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आवाम पर ही जुल्म किया जा रहा है? आए दिन टैक्सेस लगा लगा कर हर चीज़ पे, इवन कि अब आप देखिए पंजाब में भी घरों पे टैक्स लगा दिया गया है कि वहाँ पर जो कूड़ा करकट उठाया जाएगा तो वो घर 300 से 3000 तक टैक्स देंगे। तो हुकूमत ने अपने कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी जिससे मुल्क की तरक्की हो, या फिर सिर्फ आवाम की ही जड़ें नोचनी है, आवाम का ही खून पीना है? ठीक है, मैंने तो अर्ज़ किया है कि अगर कोई मुखय्यर हजरात में से हमें इश्तिहारात की मद में कुछ डोनेशन दे तो हो सकता है हम कल ही अखबारों में कमेटी के तलाश गुमशुदा का जो है वो इश्तिहार शाया कर दें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन चलें, सोशल मीडिया के ज़रिए से तो हो ही जाएगा। अलबत्ता ये बात सही है कि कमेटी को सामने आना पड़ेगा, हुकूमत को सामने आना पड़ेगा। छुप छुप के कार्रवाइयाँ करने का वक्त गुजर गया है और उनको आकर बताना पड़ेगा कि जो उन्होंने ये कहा था कि वो IPPs से बात को रिवाइज नहीं कर सकते, उसकी क्या दलील है उनके पास? अब तक तो उनके पास से कोई चीज़ भी नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, हमारी कमेटी की तैयारी भी मुकम्मल है, और हमारा कोई मुतालबा भी ऐसा नहीं है जो खिलाफ वाक़या हो। हम वही मुतालबा करते हैं जो काबिल अमल हो सकता है, वरना तो ज़ाहिर मुतालबात की लिस्ट और बहुत बड़ी हो सकती थी। 7 कंसाइज करके मुतालबात अगर रखें तो उसका सबब ही ये है कि हमने भी वर्किंग की है और रियलिटी पर, हक़ाइक़ पर जो है मुतालबात किए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो भी अपने ख्वाहिशात। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी खिताब में भी मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि हम यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। क्या उसके हवाले से आपकी जो हुकूमती कमेटी है उससे अगर बात डेडलॉक मौजूद है तो क्या आप आगे जाने का कोई हतमी दौरानिया दे सकते हैं, अपने कारकुनों को बता सकते हैं कि आप कब यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे? ये तैयार हैं, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। अगर किसी भी वक्त हम जब ऐलान करेंगे कि आज मार्च करना है तो ये तो सब के सब तैयार हैं। ये तो हम खुद अपने हालात का जो है वो जायज़ा लेते हुए अपनी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। हुकूमत जो है वो उसको चाहिए कि संजीदगी से ले। ये गैर संजीदा रवैया जो हुकूमत की जानिब से नज़र आ रहा है, इससे वो बच तो नहीं सकेंगे। उन्हें सामने आना पड़ेगा और आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। मुतालबा भी वामिश है, इसके बावजूद हुकूमत आपको संजीदा क्यों नहीं ले रही? अब तक ये बात समझ में नहीं आई। वो संजीदा ले रहे हैं तभी तो बयान दे रहे हैं, जभी तो वो बयानात दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि 1 लाख वाले को रिलीफ दे देंगे, कभी वो कहते हैं कि बिजली के सब्सिडी दे देंगे, कभी वो कहते हैं कि धरने पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मतलब ख़ानदान पर सियासत होनी चाहिए, ज़ात पर सियासत होनी चाहिए, पार्टी पर सियासत होनी चाहिए।
फैमिली इंटरप्राइजेस पे सियासत होनी चाहिए, अवामी मुतालबात पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके मुतालबात यकीनन बहुत अच्छे हैं और इसको पब्लिक की हमायत हाजिर है, लेकिन आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा बखूबी लगा चुके होंगे कि जो मुतालबात आपके हैं वही मुतालबात IMF के हुकूमत के साथ भी हैं। अब हुकूमत IMF की वो शराइत छोड़कर आपके मुतालबात कैसे माने? ये रिज़ल्ट तकरीबन सामने आ चुका है कि आपके मुतालबात में हुकूमत टाल मटोल से हिले बानों से काम ले रही है और एक किस्म की वो टेक्निकल कमेटी जो बनाई थी उसने टेक्निकल नॉकआउट कर दिया आपको। अब उसके बाद आपका क्या आइंदा का लायामल है ये बताइएगा। मैंने आपको बता दिया है, हुकूमत कुछ भी कहती रहे, मैंने अपनी गुफ्तगू में भी ये बात कही है कि जो IMF का नाम लेकर वो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। IMF का कंसर्न ये है, वो मैं IMF पे तो एक अलग गुफ्तगू हो सकती है कि इनके प्रोग्राम में जो जाता है पनपता क्यों नहीं है, ये भी एक हिस्ट्री है। लेकिन IMF का जो कंसर्न सामने आता है वो ये है कि एक तो उनके कर्जे वापस हों और दूसरा ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, तीसरा ये है कि आमदन हो हुकूमत के पास। इसका मतलब ये तो कहीं भी नहीं है। जब खुद IMF ये कहे कि फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए और वो कहे कि तालीम पर और दवाओं पर आप टैक्स ना लगाएं और हेल्थ पर टैक्स ना लगाएं, तो ये तो IMF की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना। वो जागीरदारों पर टैक्स लगाने का तो कहा हुआ है उन्होंने। अलग बात है कि IMF भी हल्के से कहती है ये बात। जो गरीबों के टैक्स हैं, बिजली के बिल हैं, वो ज़रा ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन जागीरदारों के टैक्स पर ज़रा कम बोलते हैं। लोगों का जब धरना यहाँ पर आया, आप लोगों ने कॉल दी डी चौक की, फिर लियाकत बाग में आप लोग आके बैठ गए। आज 9वां दिन है, लेकिन 2 मुलाकातें आपकी हुकूमत से हो गई, लेकिन आपके तमाम तर जो मुतालबात, जो अवामी मुतालबात हैं, उसके बावजूद हुकूमत की जो संजीदगी जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। तो अगर वो हुकूमत इस तरह से संजीदगा नज़र नहीं आती तो क्या आपका लाएमल है? क्या आप करेंगे आगे? डी चौक ही जाएंगे या फिर हुकूमत के इंतज़ार में यहीं पर ही जो है वो विराजमान रहेंगे? भाईजान, मैं तो रोज़ बता रहा हूँ, अब एक दिन में तो सारा प्लान नहीं बताया जा सकता। जब हम यहाँ इस्लामाबाद आ रहे थे तो उसमें हमारा प्लान ए तो ये था कि ये जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करते और हमें बैठने देते, तो इन्होंने चारों तरफ से इस्लामाबाद को सील कर दिया। तो हमने वो सारे कंटेनर तो हटा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हमने तसादुम से बचने के लिए, अगर वो तसादुम उस वक्त हो जाता और चारों तरफ हंगामाराई होती, शेलिंग हो रही होती, लोग ज़ख्मी हो रहे होते, तो वो एक दिन की कार्रवाई होती। जमात इस्लामी को तो उसका फ़ायदा हो जाता सियासी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। हुकूमत वर्सेस जमात इस्लामी मौजू बनता, जमात इस्लामी की गुड्डी चढ़ जाती और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये आवाज़ जो अब एक मुस्तहकम आवाज़ बन गई वो नहीं बनती। यहाँ रहते हुए हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैंने बताया शहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने शुरू हो रहे हैं, आगे यहाँ से जाने के भी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, शाहराहों पे बैठने का ऑप्शन भी मौजूद है, हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। और फिर उसके साथ साथ फिर भी अगर ये संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो आवाम से और ताजिरों से और सनतकारों से इस बाइकआउट का ऑप्शन भी मौजूद है कि वो बिजली के बिल अदा ना करें। और उसके बाद का ऑप्शन भी मौजूद है कि फिर ये पूरी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। तो लेकिन मैं आपको सारा तो अभी से नहीं बताऊंगा ना, राज की बातें। आप यहाँ से हर गुजरने वाला बंदा भी आप लोगों को दुआएं दे के गुजरता है। अच्छा, दूसरा बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि हुकूमती जो अरकान हैं या जो कमेटी बनी है वही आपको जवाब दे। इस वक्त जवाब दे हुकूमत और अपोजिशन दोनों को होना पड़ेगा, क्योंकि जो अपोजिशन के मेज़ों पर बैठकर अपनी बात कर सकता है तो वो इस धरने की भी बात कर सकता है। बहुत शुक्रिया। बस मेरे ख्याल है आपके सवाल में ही पूरा जवाब मौजूद है, मुझे मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। हाफिज साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि तकरीबन हमारे तमाम दोस्त आपसे अगले लाए अमल का पूछना चाह रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अभी तक हुकूमत को फुल टास्क दे रहे हैं, यॉर्कर नहीं मार रहे, उनको कोई डेडलाइन नहीं दे रहे कि हमें हमारे मुतालबात की ये डेडलाइन है, उसके बाद हम अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। वाज़े आप लोग इस बात को तो जानते हैं ना कि वो अच्छा बॉलर वो होता है, और जब आपको लंबी इनिंग चलानी हो ना तो उसकी लाइन दुरुस्त होनी चाहिए और विकेटों में बॉल करनी चाहिए और स्विंग थोड़ी बहुत इधर उधर करते रहना चाहिए। और फिर जब थोड़ा सा बात लंबी चले तो फिर यॉर्कर के ऑप्शन भी हैं, बाउंसर के ऑप्शन भी हैं, और फिर जब हमारी बैटिंग आ गई एक दफ़ा तो फिर आप देखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।